अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। जी सामीन, अभी लेटेस्ट खबर जो चल रही है वो है बशीर मेमन जो साबिक डीजी एफआईए हैं, उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं जिसकी वजह से मीडिया में बहुत हाइप मौजूद है, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। इल्ज़ामात, जवाब इल्ज़ामात और पॉलिटिकल एंगलिंग, उनके बयान को मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट करके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फर्दर करने की कोशिश कर रही हैं, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, ये फिर वही हो रहा है जो अक्सर जो है हम माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं, एक छोटे छोटे डेवलपमेंट को के ऊपर हम फोकस करके कॉम का लेके बैठ जाते हैं। असल में बात उस एक डेवलपमेंट की नहीं है कि ये क्या हुआ है, पहले तो अभी ये भी तय होना बाकी है हतमी तौर पे कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये बहुत बार हो चुका है। अभी मरीम बीबी ने एक बयान दिया कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है जी, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इससे मिलती जुलती चीज़ें तो बहुत सारी पिछली अदवार के अंदर हुकूमतों में होती आई हैं। जस्टिस कयूम का जो वीडियो कैसेट थी मियाँ शहबाज शरीफ की और उनकी मुबैना गुफ्तगू की, वो इस वक्त जो है मीडिया में मौजूद है, हर किसी ने सुनी हुई है। फिर दिन दिहाड़े जो जस्टिस सजाद अली शाह केस का भी सबको पता है कि किस तरह दिन दिहाड़े उनके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोला गया। वो भी कोई ऐसी मख्फी बात, कोई राज नहीं है। हर बंदा जो जानता है, हर बंदा वो जानता है, और आप गूगल करके वो पूरी स्टोरी आप निकाल कर जो है देख सकते हैं कि क्या हुआ था। क्या वो एग्जेक्टिव का और अदलिया का टकराव नहीं था? देखिए, बात ये नहीं है, बात इससे बढ़कर है। और पिक्चर आपको, जैसे मेरी हमेशा कोशिश होती है और मेरे मुखातिब हमेशा वो यूथ होती है जो बेचारी कंफ्यूज्ड है कि ये क्या हो रहा है, और उसको जो एक कोई वाक़या कर दिया जाता है मीडिया के अंदर, वो रिपीट किया जाता है और उसका पूरा फोकस उस पर डाल दिया जाता है और पूरी पिक्चर उसके सामने से हटा दी जाती है और उसका पूरा फोकस एक तरफ चला जाता है। मैं हमेशा एक स्टेप बैक लेके पूरी पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सामीन कराम, पूरी पिक्चर कुछ यूं से है कि ऐसा क्यों होता है। ये एक कल्चर का पार्ट है। हमारे मुल्क के अंदर एक कल्चर को परवान चढ़ाया गया जहाँ पर हमारे अजहान के अंदर, हमारी पॉलिटिकल एलीट के अजहान में डाल दिया गया कि जो एग्जीक्यूटिव होता है अबव द लॉ होता है। किताबों में जो लिखा हुआ है, आइन में जो लिखा हुआ है, उसको साइड पर रखिए जी। जब एग्जीक्यूटिव आप बन गए हैं तो फिर आप चौधरी हैं, फिर आप अबव द लॉ हैं। ये बात जो है उनके जहनों में बिठा दी जाती है। फिर उनके साथ जो मशीर और उनके साथ जो पूरी दरबारी और सिक्कोफेंट किस्म के लोग जमा होते हैं, वो उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, इस नज़रिए को, और इस धोखे में वो रह जाते हैं और गलतियाँ दर गलतियाँ करते जाते हैं। यही कुछ ऐसा मुबैना तौर पे, मुमकिन तौर पे हमारे वज़ीर आज़म के साथ भी हुआ। वैसे भी ये अभी मेच्योर हैं, पहला दौर है इनका, उनको पता नहीं वो क्या वो ऑन द ड्यूटी वो सीख रहे हैं काम। तो असल में जानने की चीज़ें, ये कल्चर कैसे बनता है। वो हर एक चीज़ जो एक बुरी आदत कौम के अंदर आ जाती है या कल्चरल लेवल पे एक सकाफ़त का हिस्सा बन जाती है, एक सकाफ़त जो है आपकी एक पॉलिटिकल सकाफ़त का हिस्सा बन जाती है, वो क्यों बनती है, इसको जानने अहमियत रखता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बहुत पुराने तारीख में नहीं जाऊंगा। मैं सिंपल आपको मुशर्रफ दौर, जो आज से 20 साल पहले की बात है, वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। मुशर्रफ साहब ने एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेज दिया, आइन तोड़ दिया, उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म को हथकड़ियाँ लगवा दी। क्या बना जी? वो खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर बैठ गए मुल्क का, क्या बना जी? कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद वो इक़्तिदार से भी चले गए, आज तक ही इज़ अनटचेबल। ये क्या मैसेज जाता है? ये मैसेज ये जाता है सटल लेवल, सटल तरीके से, कि वो आप अगर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो आप जो मर्जी करते रहें, अपनी पूरी मशीनरी को अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो करें, लेकिन आपको कोई पूछ नहीं सकता, आपसे कोई जवाब दे नहीं, आप अकाउंटेबल नहीं। आप आराम से अपना डेन्योर, जो जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ साहब ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, ये ओपन सीक्रेट है। जो थोड़ा सा भी तारीख से वाकिफ़ है शख्स, थोड़ा सा भी जो पॉलिटिक्स से वाकिफ़ है, थोड़ी सी भी, उसको मालूम है कि किस तरीके से मुशर्रफ साहब ने दिन दिहाड़े पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल्स इस्तेमाल किए और किस तरह से उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के प्रीटेंस के अंदर किस तरीके से उन्होंने जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्क्रू किया और किस तरीके से उनको टाइट करते रहे। ये सारी चीज़ें तारीख का हिस्सा है जी। तो ये यहाँ से ये वो बुनियाद है जो कि एक माइंडसेट क्रिएट करती है। और स्पेशली जो पहली बार शख्स वज़ीर आज़म बना हो, उसको तो मालूम नहीं होता, जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार वो बने हैं,
उनका वो मार्जिन, मैं उनको फिर भी ये मार्जिन दूंगा वज़ीर आज़म को, ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा किया है। अभी तो ये भी डिसाइड होने की बात है कि वो ऐसा हुआ है नहीं हुआ, इस पर कमीशन होगा, कोई प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस होगा लीगल। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो फिर भी जो है वो मैं तो समझता हूँ कि उनको आइडिया नहीं है, उनसे गलती होगी, क्योंकि नशे के जो पावर के नशे के जोम में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। और जिस तरह मैंने आपको मोहतरम जो हमारे वज़ीर आज़म गुजरे हैं पहले, उनकी गलतियां वगैरह भी थोड़ी सी पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। तो सामीन कराम, जब तक हम अपने चीफ एग्जीक्यूटिव्स को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को के आइन को रोंदा अपने बूटों के नीचे और फिर वो स्कॉट फ्री फिर रहे हैं, और उन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव की पावर जो उन्होंने छीनी थी उससे उसको उनका जो इस्तेमाल किया ना, वो बेशक अबव द लॉ जाके इस्तेमाल किया, उसका एहतसाब नहीं होगा, वो अकाउंटेबल नहीं होंगे, या ऐसे इकदामात नहीं होंगे कि आइंदा ऐसा ना हो सके। और वो इकदामात क्या हैं, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस तरह के माइंडसेट को तब्दील कैसे कर सकते हैं। उसका तरीका एक ही है कि आप अपने कानून के, अपने लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, और उसको सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का मेरा एक थीसिस है। जो मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं वो जानते हैं इस बात को कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपके मुल्क की निजात आपके जुडिशल सिस्टम में है। अगर आप अपना जुडिशल सिस्टम, अपनी अदालतें स्ट्रॉन्ग कर लें तो फिर ये मुल्क जो है वापस पटरी पर आ सकता है, वरना बहुत मुश्किल होगी। और वो मेरा थीसिस एक बड़ा सिंपल सा मैं सम अप करके आपको बता दूं, वो यही है कि सबसे पहले तो आप अपनी जुडिशरी के अंदर मेरिट लेके आएँ। अब जिस तरीके से भी जजेस बनाए जाते हैं या प्रमोट किए जाते हैं, इस पर मैं कभी बात नहीं करता, लेकिन मेरी तजवीज़ ये है कि लोअर कोर्ट्स जो है, माहतियत अदलिया के अंदर भी एक निज़ाम बना दिया जाए। बड़ा सिंपल निज़ाम है जी, बहुत इजीली इम्प्लीमेंटेबल है कि आपके जो भी फैसले करते हैं जजेस, उनके अंदर जो वो जजेस जिनके फैसले सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू तक रिवर्स नहीं होते, या अगर रिवर्स होते हैं तो एंड पे जाकर वो विद हेल्ड होल्ड किए जाते हैं, उनको सही समझा जाता है, उनके नंबर काउंट किए जाए। और जब उनका एक खास पीरियड गुजर जाए तो जो जजेस जिनके सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो मेरिट पे हुए हों, एंड तक 5 साल रख लें टाइम, अब 10 साल रख लें, जो भी कोई पीरियड डिफाइन कर लें। मैट्रिक्स ये डिफाइन करने वाली बात है और ये बहुत आसान है, ये चंद दिनों में होने वाली बात है। तो उसको आप प्रायोरिटी दें, उसको आप मेरिट पे पहले जज बनाएं और फिर बाकी लोग पीछे रह जाएं। तो इसी तरह आप हाई कोर्ट के अंदर भी जज जो आ जाते हैं, उनके भी फैसलों को भी रिव्यू किया जाए कि भाई जिनके फैसले सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत रिव्यू पिटीशन तक जो होल्ड करते हैं, उनकी परसेंटेज निकाली जाए, यानी कि उनके जो फैसले हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो सही मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा, स्ट्रॉन्ग की बात करूँगा, क्योंकि लीगल मैटर है तो इसमें थोड़ा सा आप केयरफुल होना लाजमी है। तो जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको मेरिट के अंदर ऊपर लाना चाहिए, ठीक है। सीनियोरिटी या दीगर जो लवाजमात हैं वो सेकेंडरी होनी चाहिए। जिनके एक मखसूस पीरियड के अंदर जितने भी जो फैसले बेहतर हैं, जो विद होल्ड किए गए हैं, जो जिनको टर्न नहीं किया गया, उनके नंबर काउंट कर लेने चाहिए टोटल केसेस में से। जिनके ज़्यादा होंगे उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये एक आपका मेरिट क्रिएट हो जाएगा। और दूसरे जो सिंपली जो चीज़ है वो तो ओवरनाइट की जा सकती है कि आप अपने जजेस की तादाद जो है सिविल कोर्ट के जजेस की और जितने भी जजेस की, उसको 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, और इस तरीके से आप मुल्क के अंदर जो है मेरिट ला सकते हैं, अदल इंसाफ ला सकते हैं, और हर इंसान को हर लेवल पे, नीचे से लेकर बड़े से बड़े लेवल पे इंसाफ मिलेगा। ये इंक्वायरी कमीशन जो बिठा दिए जाते हैं और जो इंक्वायरियाँ सारा साल होती रहती हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, इससे भी जान छूट जाएगी। जज कोर्ट के अंदर केस जाएगा और उसका फ़ैसला मेरिट पर होगा और स्पीडली होगा, ना किसी कमेटी की ज़रूरत है, ना किसी मज़ीद इस तरह की जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का खौफ। इन चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन बात फिर वही है कि ये कौन करेगा? ये वही करेंगे जो इस मुल्क के अंदर अदल इंसाफ चाहते हैं, मुल्क को सही सिमत पे ले जाना चाहते हैं, जो अपनी ज़ात से बढ़कर इस मुल्क को समझते हैं। वो दर्द दिल रखने वाले शख्स ये हम लोग हैं। हमसे मुराद मैं हूँ, इससे मुराद आप हैं। ये हमारा काम है कि इस नज़रिए को, इस सोच को जो है अहले इक़्तिदार तक पहुँचाएँ और बार बार पहुँचाएँ, पुरअमन तरीके से पहुँचाएँ, लेकिन बार बार पहुँचाएँ। इसी तरीके से ये बशीर मेमन जैसे वाक़यात, अदलिया के ऊपर हमले जैसे वाक़यात, फ़ोन कॉल्स के ऊपर फ़ैसले तब्दील करने की गुजारिशात, इस तरह के मामलात, और फिर ताला अज़माओं से के हाथों इस आइन को रोंदे जाने के वाक़यात के ख़िलाफ़ बंद बांधा जा सकता है।
सैयद ज़ीशान हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।